चलो स्टार्ट हो गई। ओके गाइस, चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा प्रैक्टिकल 59 डीके। लेटेस्ट वाले एडिशन से करा रहा हूं भाई, ठीक है, 2024 23-24 वाले एडिशन से। चलिए प्रैक्टिकल 59 डी के पार्ट फुल नहीं करना। देखिए इसमें है ना, आपको एक चीज समझनी है। वैसे तो इसके अंदर जो पार्टनर है उनके नाम है एक्स और वाई, और नया पार्टनर ये लोग जेड को एडमिट कर रहे हैं। लेकिन बेटा इसके अंदर एक पॉइंट है, पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000 had been badly damaged in storage and could only expect to realize 2,000। मतलब हमारे स्टॉक में 10,000 रुपीस के ऐसे स्टॉक हैं जो डैमेज हो गए और उनसे केवल 2,000 रुपए रियलाइज होंगे हमें। आप बात समझ रहे हो? तो आप इस बात को समझो कि आपका 10,000 का स्टॉक 2,000 रुपए आपके रियलाइज हो गए, तो आप लोगों का नुकसान कितने का हो गया? आप लोगों का नुकसान हो गया 8,000 रुपए का। तो ये होगा आपका डिक्रीज इन स्टॉक की जर्नल एंट्री। इस एडजस्टमेंट में आप लोग अप्लाई करेंगे डिक्रीज इन जनरल स्टॉक, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। हाँ तभी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये जनरल एंट्री होगी। समझ लो उसको। 10,000 का कहीं कुछ नहीं होगा, 2,000 का कहीं कुछ नहीं होगा, है ना, केवल आपका 8,000 रुपीज जो डिक्रीज होगी स्टॉक की वैल्यू वो होगी। हाँ लेकिन एक बात और कि अब आपको जो न्यू बैलेंस शीट बनानी होगी, वहां पर जो आपके स्टॉक जाएंगे, जो आपके 2,50,000 के स्टॉक थे वो केवल 2 लाख। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि बैलेंस शीट में जो आपके स्टॉक जाएंगे वो 2,50,000 में से 8,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। समझ लो ये चीज गलत हो जाती है। वो तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी नहीं है, लेकिन है ना, कई बार आप समझने की कोशिश भी तो करो कि आपका जो 2.5 लाख रुपए का स्टॉक है जिसमें से 8,000 रुपए डिक्रीज हो गए, तो 2,42,000 रुपीज जाएंगे, क्योंकि अभी वो जो 2,000 रुपए है ना वो भी मिले नहीं है, वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको जो स्टॉक रखने हैं वो 242 के रखने हैं। तो आपको मतलब 242 मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा प्रैक्टिकल 47। प्रैक्टिकल 47 डीके। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या है बेटा। इसमें बोल रहा है, बच्चों फोकस करो पढ़ाई पे। इसमें बोल रहा है कि दो पार्टनर है ए और बी, नया पार्टनर आपकी फॉर्म में आ रहा है सी, इसका पॉइंट नंबर एफ वो पढ़ना है। देखो इसमें बोल रहा है दैट 11,000 मिल गया। पॉज करिए, किसको भेजे तूने क्वेश्चन? ओके बस बात नहीं समझ रही है। प्रैक्टिकल 47 के अंदर सॉरी पॉइंट नंबर एफ, दैट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन, हैंस टू बी अकाउंटेड फॉर। देखो इस लाइन को है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं इसको खर्चा वर्चा मत समझ लेना भाई, ये एक्रूड इनकम है, उसकी लैंग्वेज पढ़ो। 11,000 इज टू बी रिसीव्ड, मतलब जो इनकम आपको मिलनी बाकी होती है वो एक्रूड इनकम होती है। तो ये इंक्रीज इन असेट्स है, ये आपकी जो एडजस्टमेंट है ये इंक्रीज इन असेट्स है, क्योंकि आपको एक्रूड इनकम आपकी असेट्स होती है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और फिर ये एक्रूड कमीशन बैलेंस शीट में असेट्स में चला जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल 46 डीके। अभी प्रैक्टिकल 46 डीके में क्या करना है, दो ओल्ड पार्टनर है आयुषी और सृष्टि। आयुषी और सृष्टि ये दो पार्टनर है। न्यू पार्टनर जो इनकी फॉर्म में आ रहा है उसका नाम है भाई टीना। अब इसके अंदर आपको पॉइंट नंबर सेकंड वाला जो है वो पढ़ना है। अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ 20,000
बी ब्रॉट इनटू द बुक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड एट 10%. पोज. इसमें बेटा इस वाले में आप एक मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग. इसके अंदर बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर जो डेटर दिए ना वो 6 लाख रुपए के दिए हुए हैं. समझो, डेटर दिए 6 लाख के, ठीक है, 6 लाख रुपीस के डेटर है. अभी क्या हुआ है कि इन्होंने बोला अनरिकॉर्डेड डेटर 20,000. तो पहले आपको और फिर उसके बाद एक एंट्री दी है पीवीडी की. तो आप मान लो बच्चे इसमें जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड डेटर की तो सबको पता है इंक्रीज इन एसेट्स है, तो उसकी आप जनरल एंट्री कर दोगे डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. तो फिर उसके बाद आप पीवीडी निकालोगे 10%. वो 10% किस में निकालोगे? वो 10% निकलेगा टोटल डेटर्स पर. आपके पास ओपनिंग में पड़े हो 6 लाख के, प्लस आपके जो एक और अनरिकॉर्डेड डेटर्स आपने जो फाउंड किए 20,000. अब आपके हो गए 6,20,000. इस पे निकलेगी पीवीडी 10% की. आ रही बात समझ में? ये बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में. बच्चे जल्दबाजी में 6 लाख जो क्वेश्चन के अंदर डेटर जो ना 6 लाख उसी पे निकाल देते. 10% गलत हो जाएगा. 62,000 रुपीज पर 6,20,000 रुपीज पर आपको 10% निकालना है, तब वो 62,000 बनेगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही था. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नहीं करो भाई, टाइम वेस्ट मत करो बातों में. प्रैक्टिकल 45 डीके. इसके अंदर बेटा, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है. इस क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल एंट्रीज करनी है. तो जनरल एंट्रीज में हम सबसे पहले उठाएंगे पॉइंट नंबर 4. इसमें आपको बोल रहा है सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक्स रुपीज 1,50,000. आपके पास डेटर दिए हुए हैं 1,50,000 के. फिर क्या रहा है बेटा कि दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 130. दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 130 कि मतलब आपको 1,30,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब 20,000 रुपए क्या हो गया? ये आपका बैड डेब्ट्स हो गया. नहीं, यही तो नहीं करना है. यस, यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूं. मैं भी जल्दबाजी में आपको गलत बोल गया, तभी तो मैंने ये पॉइंट लगाया. क्योंकि जो गलती मैंने करी अभी जल्दबाजी में वही आप करोगे पेपर में. उसकी लैंग्वेज फिर से पढ़ो. वो बोल रहा है दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 130. सर यहां पर ये बोला गया है कि एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस. यहां श्योर नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे. और जहां एस्टिमेशन होता है ना, वहां जो अमाउंट कम होने की चांसेस है वो पीवीडी के होते हैं. यहां आपका 20,000 रुपए बैड डेब्ट्स नहीं है, आप पीवीडी की रेट मानोगे, क्योंकि आपको उम्मीद है कि आपका 1,30,000 रुपए उनसे वसूल होगा. कंफर्म नहीं है, एस्टिमेटेड. तो यहां पर जो जनरल एंट्री होगी ना वो पीवीडी क्रिएट करने की होगी. 20,000 रुपीज आपने पीवीडी से एडजस्ट किए तो उसकी एंट्री होगी पीवीडी, आपकी क्रेडिट होगी और रिवैल्यूएशन आपका डेबिट होगा. तो जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडी 20,000. ध्यान रखना, अगर आपने इसमें बैड डेब्ट्स की एंट्री कर दी तो गलत हो जाएगा आपका. और डेटर्स का कॉन्सेप्ट आने के पूरे चांस है, पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है. बहुत यूनिक एडजस्टमेंट थी. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडी 20,000. और बैलेंस शीट के अंदर जो आप डेटर्स दिखाओगे वो 130 के दिखाओगे. 150 में से 20,000 रुपए की पीवीडी माइनस करके. होप सो समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसी के अंदर पॉइंट नंबर है 5th. ये था पॉइंट नंबर 4. इसी का पॉइंट नंबर 5th. देखिए इसमें क्या बोल रहा है. क्रेडिटर्स include an amount of 10,000 received as commission. आपके क्रेडिटर में 10,000 रुपए इन्वॉल्व हो गए हैं जो कमीशन आपको मिला है. तो भाई जब आपको कमीशन रिसीव हुआ है तो उसे क्रेडिटर में क्यों डाल दिया? कमीशन रिसीव हुआ तो आपको तो रिवैल्यूएशन क्रिएट करना चाहिए ना. जैसे खर्चे होते तो आप रिवैल्यूएशन डेबिट करते हो. आपने क्या करा, आपने क्रेडिटर में इंक्लूड कर दिया. तो अब आप इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? क्रेडिटर लिस्ट को डिक्रीज करिए और रिवैल्यूएशन की वजह से फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज करिए. मतलब क्रेडिटर तो हो जाएगा आपका डेबिट और रिवैल्यूएशन होगा आपका क्रेडिट 10,000. समझ लो, जल्दबाजी मत करो, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. क्रेडिटर हो गया आपका डेबिट क्योंकि डिक्रीज इन क्रेडिटर करना पड़ेगा और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा 10,000 रुपीज.
ठीक है। और इसके बाद बैलेंस शीट में अगर आपको ये क्रेडिटर दिखाने पड़ेंगे तो वो बैलेंस, अच्छा वैसे तो है नहीं आपके बैलेंस शीट की डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में बोल रहा है बेटा, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹40,000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर वाज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, आगे बोला है इसने, बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड फॉर इट। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था और वो डिसऑनर्ड हो गया, तो आपने उसकी अभी तक कोई जनरल एंट्री नहीं करी है। तो समझिएगा कि जब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया तो अब आपकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, आपके डेटर्स तो इंक्रीज हो गए क्योंकि अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज तो रहा ही नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज, तो डेटर्स आप करेंगे इसमें डेबिट, क्योंकि आपको उस बंदे से पैसे लेने हैं। कितने रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है, 40,000 रुपए का, डेटर करेंगे आप डेबिट, और क्रेडिट में क्या करेंगे, आपका जो बैंक बैलेंस है बैंक उसमें से डिडक्ट कर लेगी पैसे, तो बैंक आपका हो जाएगा क्रेडिट, डिक्रीज हो गया ना आपका बैंक बैलेंस। ये जनरल एंट्री होगी। रिवैल्यूएशन को कहीं टच मत कर देना इस एडजस्टमेंट के अंदर। रिवैल्यूएशन में तो जब आता है जब इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट्स हो, तो आपका कुछ ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है, तो एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं है इससे। भेजे में घुस गई बात मेरी, आगे बात समझ में। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉज, फोटो खींच लो। प्रैक्टिकल 44 डीके सेल्फ करना ही है। बस मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, मुझे थोड़ा अच्छा लगा हुआ है क्वेश्चन, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए डाला है। देखो इसमें कह रहा है एबीसी 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दिया हुआ है, उन्होंने डी को 1/6 शेयर के लिए प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया, न्यू पीएसआर भी दिया हुआ है। समझो डी का प्रॉफिट शेयर दिया है, तीनों पार्टनरों का ओल्ड रेशियो दिया है, चारों पार्टनरों का न्यू रेशियो दिया है। डी ब्रॉट 5 लाख रुपीज एज कैपिटल, उसकी कैपिटल भी दी हुई है, एंड 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो बस इसमें इसीलिए मैंने ये चूज किया है कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक पार्टनर गेन भी कर रहा है ना, तो वो चीज भी आपको उसके अंदर कनेक्ट करनी है। कि रिवीजन के लिए डाला है बस मैंने ये क्वेश्चन, घर पे जाके इसका कर लेना रिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल 38 डीके। प्रैक्टिकल 38 डीके में क्या हो रहा है भाई, प्रैक्टिकल 38 डीके पार्ट फुल नहीं करना। सुनिए, ए बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। उसके बाद 1 अप्रैल को उन्होंने सी को ज्वाइन किया 1/4 शेयर के लिए। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। तो ए का जो सेक्रीफाइस है 1/4 का 1/5 पार्ट, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। ए का 1/5 मत कर देना, सी के शेयर का 1/5 ए ने सेक्रीफाइस किया है, यानी 1/20। ठीक है, आगे इसने बोला है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको रेशियो निकालना होगा तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, देखो फिर ए का सेक्रीफाइस तो अब आपको आएगी। नॉर्मल ये वाली बात थी, मतलब इसमें समझाने वाली, ठीक है ना। मतलब इसमें बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं मालूम है, इसमें गलती ये करते हैं कि बच्चे इसका 1/5 निकाल देते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि ए का सेक्रीफाइस ये है 3/5 का 1/5, क्योंकि अमूमन ऐसे ही किया जाता है। मोस्टली हमने क्वेश्चंस में देखा है, वहां ये लिखा रहता है कि ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, लेकिन यहां लिखा है सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। इसका मतलब सी के प्रॉफिट शेयर का 1/5 करना, ना कि अब ये काम करना। समझ गए, बाकी तो फिर आप आराम से न्यू निकाल लोगे इसके अंदर। प्रैक्टिकल 140 डीके, देखिए भाई इसमें पार्ट फुल नहीं करना। इसमें जो ओल्ड पार्टनर है उनका नाम है ध्रुव और अंश, ठीक है, और उनका रेशियो दे रखा है आपको 75% और 25%। तो ध्रुव और अंश हो गए आपके 75% रेशियो 25%, यानी कि 3:1। ये तो चलो ठीक है। आगे इसमें एक बात बोली गई है, पॉइंट नंबर 4, इसके अंदर बोल रहा है बेटा, क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 5,000 रिसीव्ड एज कमीशन फ्रॉम अमर। अमर कौन है इसमें, अमर तो इसके अंदर कोई पार्टनर ही नहीं है। द नेसेसरी
एडजस्टमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। ये तो शायद हम करा चुके हैं अभी, है ना, सेम यही वाला पॉइंट कराया था इसके अंदर भी पीछे वाले क्वेश्चन में कि क्रेडिटर में किसी का कमीशन इंक्लूड है, पॉज करियो, कराए थे वाला। ओके, तो चलो कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने पीछे 45 डीके का कराया था, वही है कि क्रेडिटर वो हमारा वहां कुछ नहीं है, वो तो कंफ्यूज करने के लिए ना, क्योंकि हमें कमीशन तो कोई ना कोई इंसान थर्ड पार्टी देगी, ठीक है, तो हमें कमीशन मिला है, तो इसका सेम वही है जो मैंने अभी कराया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 137 प्रैक्टिकल डीके का, क्वेश्चन नंबर 137, बातें नहीं पीछे बॉयज, डोंट टॉक। 137 बेटा इसके अंदर भी पार्ट करना है, ओल्ड पार्टनर है ए और बी, और इसमें नया पार्टनर ये लोग लेके आ रहे हैं सी को। पॉइंट नंबर इसका फिफ्थ नहीं फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है भाई? पॉइंट नंबर फोर्थ में ₹5000 फॉर डैमेजेस क्लेम्ड बाय कस्टमर हैड बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म। मतलब आपकी फर्म पर एक क्लेम चल रहा था और वो डिस्प्यूटेड था, तो देखो डिस्प्यूटेड था तो आपने बैलेंस शीट में रखा भी नहीं होगा अभी तक, क्योंकि जो कंटिंजेंट चीजें होती हैं वो बैलेंस शीट में कहां होती हैं? तो ये आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी कि आपकी फर्म के ऊपर एक क्लेम था जिसका डिस्प्यूट चल रहा था, 5000 रुपए की उसकी वैल्यू थी, और वॉज एग्रीड एट 2000 बाई कंप्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म। मतलब अब हमारा ये वाला जो क्लेम है ये 2000 रुपए में हमारा क्लेम सेटल हो गया। तो भाई सुनो, 5000 से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बैलेंस शीट के अंदर का पार्ट ही नहीं था, आपको 2000 रुपए का क्लेम देना पड़ेगा। तो जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है वो फिक्स हो गई 2000 रुपए में, तो इसका मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी वाली जनरल एंट्री होगी ओनली 2000 रुपीज से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग डैमेजेस क्लेम, क्योंकि वो आपको देना है, या डैमेजेस क्लेम पेबल कैसे भी कर सकते हो, डैमेजेस पेबल, ठीक है। ये आपकी 2000 रुपए की होगी और ये न्यू बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में चले जाएंगे 2000 रुपए। चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही था, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 128 डीके प्रैक्टिकल 128 डीके पार्ट। पार्टनर क्यों बंद करता है बार? इसके अंदर ओल्ड पार्टनर है डेविड और विमल, ठीक है, नया पार्टनर चंदर फर्म में आ रहा है। इसमें आपको पॉइंट नंबर 3 समझना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है क्रेडिटर फॉर 23,500 was paid off by Bimal privately, for which no entry was passed in the books। मतलब आपने अपने क्रेडिटर 23,500 रुपए के भुगतान कर दिए, जो पेमेंट बिमल ने किया है प्राइवेट में और जिसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। अब आप इसकी क्या जनरल एंट्री करोगे? एक तो आपके क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, तो क्रेडिटर हो जाएगा आपका डेबिट, और विमल की कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि भाई किस खुशी में विमल क्रेडिटर का पेमेंट कर रहा है? पूरी फर्म का है ना क्रेडिटर, तो अकेले विमल क्यों पेमेंट कर रहा है? तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट टू विमल्स कैपिटल 23,500, ठीक है ना। तो आप ये जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसके अंदर क्रेडिट में चला जाएगा विमल के कॉलम में 23,500, और न्यू बैलेंस शीट के अंदर जो क्रेडिटर जाएंगे 8,20,000 में से 23,500 रुपए के माइनस करके जाएंगे। बैंक पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फर्म के अकाउंट में से पैसे नहीं गए हैं जो आप फर्म की बैंक में से माइनस कर दो। इसमें गलती ही है करते हैं बच्चे कि फर्म की बैंक में से भी 23,500 रुपए माइनस कर देते हैं, ऐसा मत करना। फर्म की बैंक में से 23,500 रुपए माइनस नहीं होंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल 123 डीके। भाई सुनिए, इसमें क्या हो रखा है, ए और बी दो पार्टनर है, सी इनका न्यू पार्टनर है, फर्म में आ रहा है। पहले आप समझिए, क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी हुई है उसके अंदर जो डेटर दिए वो दिए 80,000, डेटर्स आपके पास है 80,000 रुपए के बेटा। और आपको जो लायबिलिटी साइड है ना उसमें आपको एक चीज दी हुई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 रुपए, मतलब आपको पीवीडी दी हुई है लायबिलिटी साइड में 4,000 रुपए की। और नीचे आपसे एडजस्टमेंट बोली गई है, एडजस्टमेंट नंबर 5 पॉइंट नंबर 5 क्या बोला गया भाई उसमें कि 2%
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है 2% का। अब आप समझो कि ये 2% किस पे निकलेगा और कैसे क्रिएट होगा। भाई इसमें आपको जो 2% निकालना है वो 80,000 पे नहीं निकालना। देखो ये सबसे बड़ी गलती होती है क्वेश्चन के अंदर। बच्चे क्या करते हैं, इस पे निकाल देते हैं। नहीं भाई नहीं, पीवीडी इस पे निकलता है, पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसमें से इसको रफ में माइनस करने के बाद जो नेट डेटर्स बनते हैं ना उस पे निकलता है 2%। आपका जो पीडीडी निकलेगा ना वो निकलेगा 80,000 माइनस 4,000। भैया मैं आपके लिए यूनिक पॉइंट निकाल के ला रहा हूं मेहनत करके, अब आप नहीं सुन रहे हो सीरियस होकर, मेरी क्या गलती है। 80 में से 4,000 माइनस करके तब जो उसका 2% निकलेगा, 76,000 का 2%, 1,520 रुपए की पीडीडी होगी। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा बैलेंस शीट में असेट साइड में डेटर पूरे रहेंगे 80,000 के, और लायबिलिटी साइड में पीवीडी रहेगी आपकी 4,000 की जो थी, और पीडीडी रहेगी आपकी 1,520 रुपए की। ऐसे होगा बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेशन इसका। डेटर्स जैसे थे वहीं उतने के रहेंगे, पीवीडी जैसी थी उतने की रहेगी, पीडीडी आपकी 1,520 रुपए की लायबिलिटी में चली जाएगी घटाना मत से। एक तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ पूछना है क्या? इसके अलावा बेटा एक पॉइंट और दिया है, इसमें न्यू रेशियो का खेल दिया है। देखो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, उनका रेशियो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू पार्टनर सी, उसके लिए बोला है कि सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो 1/6 है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। और एक बात बोली बेटा इसने कि द शेयर ऑफ ए इन न्यू फर्म विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ बी। नई फर्म के अंदर ओल्ड पार्टनरों में जो बी का प्रॉफिट है उसका 1.5 गुना ए का हो जाएगा। तो समझो अगर आप बी को 1 मानते हो तो ए हो जाएगा 1 सही 1/2, यानी कि 1 इंटू 1/2 यानी कि 1 इंटू 3/2, तो ये हो गया आपका 3/2। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। यानी कि ये क्या चीज है, ये है ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो और ये है न्यू पार्टनर का। अब आप निकालो न्यू पीएसआर, पहले भी सिखाया मैंने ऐसा। अब आप क्या करोगे, लेट टोटल प्रॉफिट 1, सी का 1/6, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/6, 5/6। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को इनके न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। पहले इसका रेशियो बनाओ, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू पीएसआर, ये हो गया ए और बी। ए को आगे लगाओ 3/2, बी को लगाओ पीछे 1, रेशियो बाजी करोगे तो 2, 3/2। तो ये वो स्पेसिफिक रेशियो हो गया जिसमें रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ए का निकलेगा आपका 5/6 इंटू 3/5, ये हो गया 3/6 यानी कि 1/2। बी का निकलेगा 5/6 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये हो गया 2/6 यानी कि 1 ऐसे रहने दो, 2/6 1/6, और सी का है 1/6। अब निकलेगा न्यू पीएसआर, तीनों का। इंपॉर्टेंट था भाई, समझे। एक और चीज है इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट, मालूम है क्या, इसमें बहुत सारे फंड दिए हुए हैं। अब आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा फ्री रिजर्व है, बहुत सारे रिजर्व्स वगैरह दिए हुए हैं, कौन से फ्री रिजर्व्स है और कौन से नहीं है। जो फ्री रिजर्व्स है वो ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो फ्री रिजर्व नहीं है वो न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कंटिन्यू होंगे। तो मैं बता देता हूं, एक तो इसमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फंड, वो सॉरी इंश्योरेंस फंड, भैया फ्री रिजर्व होता है। इंश्योरेंस फंड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जनरल एंट्री आपको पता ही है, इंश्योरेंस फंड डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। अच्छा रेशियो क्या रहेगा, इक्वल, क्योंकि ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, और इक्वल होता है जब ओल्ड रेशियो नहीं दिया होता। इन पागलों की तरह से इन रेशियो में मत बांट देना, इक्वल है। प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाएगा, फ्री रिजर्व नहीं है वो। एम्प्लॉय सेविंग फंड नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूट,
वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं होगा, क्योंकि ये सब थर्ड पार्टी के लिए है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सब जानते हैं इसका मतलब, और पीवीटी का रूल आप जानते ही हो, ठीक है। तो इसमें बस बेटा इतना ही था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा प्रैक्टिकल 121 डीके। इसके अंदर बेटा ओल्ड पार्टनर है ए और बी, न्यू पार्टनर आ रहा है सी। पॉइंट जो मुझे बताना है उसे बताने से पहले एक बात मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट जो दी हुई है उसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है आपको 42,500। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 42,500 और कैश एट बैंक भी दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एडजस्टमेंट दिए नीचे, ही ऑल्सो, ही मतलब जो नया पार्टनर है सी ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन टू फर्म टू पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। सी ने फर्म को लोन दिया, किस बात के लिए? ताकि हम बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर सके। तो भाई सुनिए, आपको क्या करना है, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा आपका डिग्रीज और सी का लोन फर्म पे छड़ जाएगा। अब आप जो न्यू बैलेंस शीट बनाओगे उसमें लायबिलिटी साइड में सीज लोन चला जाएगा 42,500 और बैंक ओवरड्राफ्ट कहीं नहीं जाएगा। और उसे बैंक में से हटा मत देना, मालूम पड़ा बैंक में से घटा दो, क्योंकि वो तो पैसा जो आया था उससे आपने सेटल कर दिया। सी ने पैसे दिए, उस पैसे से आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया। फर्म की बैंक पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, इधर आए और उधर चले गए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है इसके अंदर। बाकी तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में और कोई चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 डीके। इसमें ए और बी दो पार्टनर है, न्यू पार्टनर सी आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर बैंक लोन दिया हुआ है। लिसन, क्वेश्चन के अंदर बैंक लोन लायबिलिटी में दिया है, असेट्स में दिया है बैंक। तो ये क्वेश्चन मालूम है मैंने क्यों चूज किया है? बहुत जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट को एक ही समझ करके बैलेंस शीट बनाते समय बैंक में से बैंक लोन घटा देते। नहीं, उसने बोला है कि बैंक लोन का पेमेंट करना है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में भी कुछ नहीं बोलता है तो करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक में से माइनस करते हैं जब कुछ नहीं कहता, लेकिन बैंक लोन के साथ ऐसा मत कर देना। बैंक लोन न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। चलिए बस।